नमस्कार। आत्मनिर्भर भारत अभियान के लिए जो उपायों का ऐलान किया गया उसकी तीसरी खेप की बात करते हैं। देखिए, तीसरी खेप में दो हिस्से हैं। एक हिस्सा ये है कि कृषि के लिए जो ज़रूरी बुनियादी सुविधाएं हैं उनके लिए पैसे की बात की गई है। जो मत्स्य योजना है उसके लिए पैसे की बात की गई है। मधुमक्खी पालन के लिए आपके लिए मदद की बात की गई है। हर्बल प्रोडक्शन को बढ़ावा देने के लिए पैसे देने की बात की। ये सारे कर्ज हैं, ये सारे आपको बैंकों से मदद मिलेंगे और जो कोई भी संस्था, जो कोई भी औद्योगिक संगठन इसमें काम करना चाहे या व्यक्ति काम करना चाहे वो उनको इस तरीके से मदद दी जाएगी। कुछ जगहों पर सरकार की ओर से सब्सिडी भी मिलेगी। लेकिन तीसरी खेप में जो सबसे महत्वपूर्ण बात थी वो 3 बड़े सुधार थे। और सबसे पहला सुधार अगर आप देखें तो वो है एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट 1955। ये एक ऐसा कानून है जिस कानून की वजह से परेशानी बहुत पड़ती है। और इस परेशानी में आप इसको यूं समझ लीजिए कि सरकार इस कानून का इस्तेमाल करती है कि कोई व्यापारी जमाखोरी करता है उसके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए इस कानून का इस्तेमाल करती है। व्यापारी जो है वो जमाखोरी करने के लिए इस कानून का इस्तेमाल करता है क्योंकि उसको मालूम है कि जितनी बंदिशें लगेंगी उतना ज़्यादा फ़ायदा होगा। देखिए, अर्थशास्त्र में कहते हैं कि आप जितना ज़्यादा जोखिम उठाएंगे उतना ज़्यादा मुनाफा होगा। ये बात गैर कानूनी जो तरीके होते हैं उसमें सबसे ज़्यादा ये लागू होता है। और यही वजह है कि जितनी ज़्यादा बंदिशें होती हैं उतने ज़्यादा उसका दुरुपयोग होता है। उसमें जो है नुकसान होने की आशंका ज़्यादा होती है। अब उदाहरण के तौर पे देख लीजिए, चाहे बात आलू की हो, चाहे बात प्याज की हो, दालों की हो या अनाज की हो या फिर तिलहन की हो, इन सब के ऊपर एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट यानी कि आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत एक लिमिट बनाई गई थी कि आप इससे ज़्यादा सामान अपने पास नहीं रख सकते हैं। सरकार इसके आधार पर आपके खिलाफ कार्रवाई करती थी, व्यापारियों के खिलाफ। और व्यापारी इसलिए इसका होर्डिंग करते थे, जमाखोरी करते थे क्योंकि उनको मालूम था कि जमाखोरी करेंगे तो इससे उनको ज़्यादा फ़ायदा होगा। पहले जमाखोरी करें और जब कमी हो जाए बाज़ार में तो उसको हम बाज़ार में निकाल दें। तो इसको हम लोग कहते हैं आर्टिफिशियल क्रिएशन, यानी कि एक कृत्रिम माहौल पैदा किया जाता है जिससे कि सामान के दाम ज़्यादा बढ़ जाए। अब ये साफ कहा गया है कि इसमें से 6 जो कृषि उत्पाद हैं उनको निकाल दिया गया और इसमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है आपका दाल है। और इसके अलावा आपके आलू, प्याज या अनाज की बात करें, खाने के तेल की बात करें या तिलहन की बात करें, इन सबको निकाल दिया गया है। तो इससे फ़ायदा क्या होगा कि अब जमाखोरी करना आपके लिए कोई फ़ायदेमंद नहीं है आज के दिन में। और इससे बाज़ार में जितने उत्पादन उपलब्ध होंगे उतना सामान बिकेगा और इससे उपभोक्ताओं को एक फ़ायदा हो सकता है। ये भी बात आपको ध्यान में रखना है कि एक आशंका ये बन रही है कि हो सकता है कि लोग जमाखोरी करना शुरू कर दे। तो वहाँ पर एक सुरक्षा का जो उपाय है वो किया गया है कि अगर 100% तक बढ़ोतरी होती है या किसी सामान में 50% तक बढ़ोतरी होती है तो वहाँ पर स्टॉक लिमिट लागू हो जाएगा, वहाँ पर कार्रवाई की जा सकती है। तो अगर कोई व्यापारी ये सोचता है कि हम खूब जमा कर लें और बाज़ार में एक बनावटी हम तेज़ी ला दें या बनावटी हम उसमें माहौल पैदा कर दें, उसके लिए ये आसान नहीं होगा। कम से कम जो अभी कानून की जो रूपरेखा सामने आई है उसके आधार पर हम यही कह सकते हैं। उम्मीद की जा रही है कि इसके लिए एक अध्यादेश जारी होगा। दूसरा जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है वो है एपीएमसी। एपीएमसी क्या होता है? देखिए, एपीएमसी का फुल फॉर्म है एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग कमेटी। ये कहता है कि मान लीजिए किसान जो है वो अपने उत्पाद को स्थानीय मंडी में बेच सकता है। वो स्थानीय मंडी में जो लाइसेंस वाले होते हैं उनको बेच सकता है। लाइसेंस कौन देता है? एपीएमसी, जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग कमेटी है। इसके लिए कायदे कानून जो है वो राज्य सरकारें बनाती हैं। ऐसा कहा जाता है और इस बात के कई सबूत भी मिले हैं कि एपीएमसी की वजह से किसान को अपने फसल की वाजिब कीमत नहीं मिल पाती है, क्योंकि उसकी एक मजबूरी है कि उसे वहीं बेचना है, उसी इलाके के अड़हतियों के पास जा कर के बेचना है। तो अड़हतिये जो कीमत तय करते हैं, जो मिडिलमैन जो कीमत तय करते हैं, उस कीमत पर उसको सामान बेचना उसकी मजबूरी हो जाती है। ये चर्चा बहुत समय से चल रही थी कि हम क्यों ना एपीएमसी में बड़े पैमाने पर बदलाव करें। अब ये व्यवस्था की गई है कि जो 2 राज्यों के बीच कारोबार है, मान लीजिए कि मध्य प्रदेश का एक किसान है, गेहूं की बहुत अच्छी फसल हुई है वहाँ पर, वो यदि तमिलनाडु में गेहूं बेचना चाहे तो उसके लिए बहुत परेशानी नहीं होगी, वो वहाँ पर आसानी से बेच सकता है। उसके लिए जो केंद्रीय कानून है
वो उसकी मदद करेगा। एक और व्यवस्था ये है कि राज्यों के बीच में जो खाने पीने के सामान होते हैं, फल साग सब्जियों की जो बात होती है, वहाँ पर भी ये है कि आपको अपने केवल उसी मंडी में जा कर के नहीं बेचना है जो आपके घर के पास है या आपके ज़िले में है या आपके इलाके में है, बल्कि आप जहां आपको अच्छी कीमत मिल रही है वहां बेच सकते हैं। तो ये एक महत्वपूर्ण कदम है और ये किसानों की बेहतरी के लिए है, क्योंकि किसान आज के दिन में एक इकलौता उत्पादक होता है जिसे अपने उत्पाद की कीमत तय करने की आज़ादी नहीं होती है। कम से कम ये होगा कि वो आगे चल कर के बेहतर तरीके से वो अपने उत्पाद को बेच सकता है। एक और जो कानून में एक बड़ा बदलाव किया गया है, वो कानून एक नया आने वाला है और जो एक तरीके से आप कह सकते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग यानी कि ठेके पर। कई ऐसी बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं जो चाहती हैं कि उनके क्वालिटी के हिसाब से आप सामान बना करके, आप माफ़ कीजिएगा, जो फसल है वो तैयार करके दे, उसके लिए आपको वो बीज भी देते हैं, आपको हर तरीके की मदद भी करते हैं। इसके लिए एक कानूनी व्यवस्था बनाने की बात है और वो कितना पारदर्शी तरीके से किसान और उत्पादक के बीच में एक व्यवस्था बन सके, जिसको कहते हैं ना कॉन्ट्रैक्ट हो जाए, वो कॉन्ट्रैक्ट कैसे होगा, उसका लीगल फ्रेमवर्क क्या होगा, तो उसके लिए कानून आने वाला है। मुझे लगता है कि ये जो 3 उपाय हैं, एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट की बात हो या एपीएमसी की बात हो या फिर आपके लिए ये जो नया कानून जो कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के से जुड़ा हुआ है, ये किसानों के हित में है। और अब तक हमने जितने उपायों की चर्चा की है उसमें मुझे लगता है कि ये 3 ऐसे कदम हैं जो किसानों को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा दे सकते हैं। बस एक बात ध्यान रखिए, ये रातों रात नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि आज आपने किया और कल से फ़ायदा हो जाएगा, थोड़ा समय लगेगा। लेकिन ये है कि हमने कई दशक इंतज़ार किए हैं, तो कुछ दिन और इंतज़ार कर लें, शायद कुछ अच्छा होगा। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।